हे एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बिलीनियर्स हार्ड हस्बैंड मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 12। आयांश को बिना किसी सोच विचार के तुरंत रेडी होता देख रूही, जो काफ़ी पहले से ही अपनी जगह पर खड़ी हैरान थी, वही अब आयत भी थोड़ी हैरान नजर आने लगी थी। लेकिन अभी मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिन्हें मैं रेडी हूँ, आप बस अपने कंडीशंस बताइए। एक बार फिर से आयांश ने आयत की बातों को काटते हुए कहा था। साथ ही इस वक्त वह काफ़ी सीरियस भी नज़र आ रहा था, जिसे देख आयत इस बार थोड़ा सोचते हुए कहा, फ़िलहाल अभी बस तुम इतना समझ लो कि ये शादी बाकी शादियों की तरह रियल नहीं है। तुम्हें बस एक दिखावे की शादी की एक्टिंग करना है और इसके बदले में हर महीने तुम्हारे काम की तुम्हें पूरी कीमत मिलती रहेगी। आयत ने आगे कहा, जिसकी बातों को सुन आयांश इस बार भी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही आयत ने कहा, एंड वन मोर थिंग, ये बात इस केबिन से और यहाँ मौजूद लोगों के अलावा किसी तीसरे को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम दोनों के अलावा तो तीसरी ऑलरेडी मौजूद है। इस बार चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ आयांश ने कहा, जहाँ उसका इतना कहना था कि पीछे खड़ी रूही की भौहें तन चुकी थी, क्योंकि इस वक्त आयांश का किसी तीसरे का इशारा रूही की तरफ ही था। जहाँ बदले में रूही कुछ कह पाती, उससे पहले ही आयत ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन आयांश अब तक अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। एनीवेज मिस माहेश्वरी, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट के साथ ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये दिखावे की शादी कब करना है। उस वक्त मैं हाजिर हो जाऊंगा। टेक केयर। इतना कहते हुए आयांश काफ़ी जल्दबाजी में उस केबिन से बाहर निकल गया था, जिसके पीछे रह के रूही अभी भी हैरान थी। तो वही आयत अब तक किसी सोच में उलझ चुकी थी, लेकिन आयांश बाहर निकलते ही उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। तभी अपने दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट में डालने के साथ साथ खुद में कुछ गुनगुनाते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ा ही था कि काफ़ी जल्दबाजी में उसके सामने उसका रास्ता रोकते हुए रूही ने कहा, तुम्हें मिस आयत का ये डिसीजन पहले से ही मालूम था ना? इस वक्त रूही के चेहरे पर एक सख्ती साफ नज़र आ रही थी, जिसे देख आयांश ने एक नज़र खुद के चारों तरफ देखा और रूही की कलाई को पकड़ते हुए दूसरी तरफ बढ़ गया था। जहाँ कुछ दूर जाते रूही ने उसकी पकड़ को झटक भी दिया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी कोई याददाश्त नहीं गई है, बल्कि तुम अपनी याददाश्त खोने का सिर्फ एक नाटक कर रहे हो। कहीं मिस आयत के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाटक तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं? जवाब दो हाँ। लेकिन आयांश, जिसके होठों पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी, उसे देख रूही अब तक हल्के गुस्से में ही झुंझला उठी थी, क्योंकि अगर ये तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा न होता तो तुम्हें कैसे मालूम था कि अक्षत और शिवा ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। लेकिन इसके बावजूद भी अक्षत मिस आयत से शादी करना चाहेगा, और उनकी वो तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई, जिन्हें अभी अभी मैं मिस आयत को दिखा कर आई हूँ? जवाब दो, आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? लेकिन उसकी बातों पर आयांश, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, सिस्टर, यहाँ मैं नहीं, तुम दोनों ने खुद मुझे यहाँ लाया है, और उल्टा सवाल मुझसे ही कर रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए आयांश ने कहा था और वहाँ से आगे बढ़ गया था। जहाँ उसकी बातों को सुन रूही भी अब तक अपनी जगह पर शांत खड़ी रह गई थी, लेकिन कुछ सोचते हुए वह तुरंत आयांश के पीछे भी दौड़ गई थी, जैसे अभी भी आयांश के साथ उसकी बातें पूरी नहीं हो पाई हों। लेकिन माहेश्वरी ग्रुप के बाहर एंट्रेंस तक आते ही वह काफ़ी ज़्यादा चौंक भी गई थी, क्योंकि सामने ही खड़ी एक कार के अंदर बैठते हुए आयांश ने तुरंत उस कार के गेट को बंद कर दिया था। लेकिन उससे ज़्यादा हैरान रूही इस बात से थी कि उस कार के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि अक्षत के डैड मिस्टर तिवारी थे, जो माहेश्वरी ग्रुप के बिजनेस लॉयर होने के साथ साथ आयत की माँ सारिका माहेश्वरी की वसीयत बनाने से लेकर आयत के सामने उसे पढ़ने वाले भी वही थे। जिसे देख रूही हैरान होने के साथ साथ खुद में काफ़ी कंफ्यूज भी नज़र आने लगी थी।
अयांश इस बुढ़े तिवारी को कैसे जानता है? और उससे बड़ी बात कि अगर तिवारी के साथ इसका कोई संबंध है तो फिर इसने मेरे जरिए उनके ही बेटे अक्षत की सच्चाई को मिस आयत के सामने क्यों लाया था? खुद में उलझी हुई रूही ने अब तक अपने सिर को भी झटक दिया था, लेकिन अगले ही पल को सोचते हुए वह काफ़ी जल्दबाजी में वहाँ से आगे भी बढ़ गई थी। ये लड़का ज़रूर कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है और मुझे इसका हर हाल में पता लगाना ही होगा। जहाँ कुछ देर बीते, अयांश मिस्टर तिवारी के साथ ही उनकी कार से बाहर निकलते हुए एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर चला गया था, जहाँ उस बिल्डिंग के अंदर बने ऑफिस में माहेश्वरी ग्रुप के टॉप लॉयर की मौजूदगी के साथ साथ माहेश्वरी ग्रुप के सभी कानूनी दस्तावेजों का काम होता था। एक केबिन के अंदर जाते हुए मिस्टर तिवारी ने अंदर रखी एक चेयर पर अयांश को भी बैठने का इशारा कर दिया था। सो बात कहाँ तक पहुँची? मिस्टर तिवारी का इतना कहना था कि अयांश, जो अब तक उस चेयर पर बैठने के साथ अपना एक पैर दूसरे पैर के घुटनों पर चढ़ा रखा था, चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए हुए कहा, फिलहाल आपका बेटा इस खेल से बाहर हो चुका है। जिसे सुन मिस्टर तिवारी का चेहरा अब तक काफ़ी गंभीर हो चुका था। तभी पास रखी दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए वो किसी सोच में भी पड़ चुके थे, जिसे देख अयांश वापस से अपनी जगह से खड़े होने के साथ ही उनकी तरफ एक पानी का गिलास भी पकड़ा दिया था। जब तक वो मेरे मकसद के आड़े नहीं आता, मैं उसे इस खेल से बाहर रखने के अलावा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन इतना कहते हुए अयांश खुद ही रुक भी गया था। तो मिस्टर तिवारी, जो अभी भी बस काफ़ी गंभीरता के साथ अयांश को देख रहे थे, उन्हें ऐसे देख अयांश उस गिलास को वापस से अपनी जगह पर रखते हुए आगे कहा, एनीवेज, कल मैं माहेश्वरी ग्रुप का घर जमाई बनने जा रहा हूँ। वक्त मिले तो मुँह दिखाई की रस्म के लिए माहेश्वरी विला आ जाना। इतना कहते हुए अयांश वहाँ से जाने के लिए तुरंत पीछे भी मुड़ गया था, लेकिन आगे बढ़ने की बजाय वापस से पीछे बैठे मिस्टर तिवारी की तरफ देखते हुए आप कहा, मिस आयत के कॉन्ट्रैक्ट में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके फेवर में मत डाल लेना, कुछ मेरे हिस्से भी छोड़ देना। इस पर मिस्टर तिवारी ने अभी भी गंभीरता के साथ बस अपनी गर्दन को ही हिलाया था कि अयांश उस केबिन से बाहर निकल गया था, लेकिन सामने से काफ़ी जल्दबाजी में आ रही रूही को देख उसकी भौहें तन चुकी थीं। तो वही रूही भी काफ़ी जल्दबाजी में जो उस तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी, सामने अयांश को देख अब तक वो गुस्से में ही उसकी तरफ बढ़ गई थी। तुम अब भी यही कहोगे कि तुम्हें कुछ याद नहीं? और अगर याद नहीं तो फिर तुम मिस्टर तिवारी को कैसे जानते हो? जवाब दो। तो वही अयांश, जो एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए रूही की कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल आया था। तुम यहाँ कैसे आई? पहले मेरे सवालों का जवाब दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो और उस तिवारी को कैसे जानते हो? अयांश की पकड़ से खुद की कलाई को झटकते हुए रूही ने काफ़ी सख्ती व गुस्से में कहा था, लेकिन उसकी बातों का जवाब अभी अयांश दे पाता उससे पहले ही रूही इस बार अपनी एक उंगली उसकी तरफ दिखाते हुए बोली, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, क्योंकि मैं इस तिवारी को काफ़ी अच्छी तरह से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि माहेश्वरी ग्रुप के टुकड़ों पर पलने वाले तिवारी खुद माहेश्वरी ग्रुप का ही सगा नहीं है। और उसके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग देखकर आई एम डैम श्योर कि तुम भी यहाँ हमारे बीच किसी गलत इरादे से ही आए हो। लेकिन हो गया तुम्हारा, तो अब मैं कुछ कहूँ? सामने रूही की उंगलियों को नीचे करते हुए अयांश ने कहा, जिससे रूही की बातों पर भी अब तक एक छोटा सा ब्रेक लग चुका था, लेकिन अभी भी वह कुछ कहना चाहती थी। उससे पहले ही अयांश ने आगे कहा, सिस्टर, कभी कभी लगता है कि याददाश्त तो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी चली गई है, तभी तुम ऐसी बातें करती हो। व्हाट नॉनसेंस, रूही ने कहा, जिसके जवाब में अयांश ने कहा था, यस, तभी तो देखो ना, हर वक्त तुम एक ही राग अलापती रहती हो, जबकि बीच रास्ते में टक्कर तुम्हारी कार ने मुझे मारा था। यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी तुम लोग ही मुझे। अपनी ये बकवास बंद करो, क्योंकि आई बेटर नो कि ये सब भी तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा था। एंड अब तो मैं ये भी श्योर हूँ कि उस रात वो एक्सीडेंट भी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि वो भी तुम्हारे प्लान का ही हिस्सा था। और अब तक
जो भी हो रहा है वो सब कुछ भी तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, रूही ने कहा था। जहाँ उसकी बातों को सुनने के बाद अब तक आयांस के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह भी रूही की बातों पर अपनी सहमति जता रहा हो या फिर रूही के द्वारा खुद पर लगाए उन सारे आरोपों को वो स्वीकार कर रहा हो। जिसे देख रूही के चेहरे पर अब तक हल्के घबराहट के भाव उभर आए थे, जिसके साथ ही उसने तुरंत आयांस की हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, आयांस, मुझे नहीं मालूम तुम हमारे बीच किस मकसद से आए हो, लेकिन आज सुबह जो तुमने मिस आयत से कहा, कि उनके साथ तुम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने जा रहे हो, एक तरह से देखा जाए तो तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन अगर इस मदद के पीछे तुम्हारी कोई साजिश है तो प्लीज़ ऐसा मत करो। इतना कहते हुए रूही आयांस की हथेलियों को छोड़ तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था। मिस आयत जैसी दिखती हैं वैसी वो बिल्कुल नहीं है। समझ लो कि वह बिल्कुल किसी नारियल की तरह हैं, जैसे बस वो ऊपर से सख्त होने का दिखावा करती हैं, लेकिन अंदर से वो उतनी सॉफ्ट है। आयांस, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी में उनके नानू के अलावा और कोई भी उनका सगा नहीं है। इनफैक्ट इस वक्त माहेश्वरी विला में रहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ रहने वालों के मन में मिस आयत के खिलाफ कोई ना कोई मकसद भी है, जैसे वो हर वक्त इस ताक में बैठे हों कि कब उन्हें मौका मिले और वो सभी भी उनके माँ बाप का मर्डर कर उनकी इस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा लें। रूही का इतना कहना था कि सामने खड़े आयांस की भौं में तन चुकी थी, यहाँ तक कि उन आंखों में एक हैरानी भी थी, जिसे देख रूही ने आगे कहा, हाँ ये सच है कि मिस आयत के माँ बाप का एक्सीडेंट नहीं बल्कि वो एक प्री प्लान मर्डर का हिस्सा था, और ये बात मिस आयत भी जानती हैं। बस अभी तक उन्हें ये नहीं मालूम कि इसके पीछे किसका हाथ है। इस बार रूही की इन बातों को सुनते ही आयांस वापस से नॉर्मल नज़र आने लगा था। तभी रूही ने आगे कहा, आयांस, मैं मानती हूँ कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जिस दिन हम दोनों के बीच वो रिश्ता जुड़ा था उस दिन से मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो। लेकिन आयांस, उसी रिश्ते से मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि मिस आयत के साथ तुम कभी कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। इतना कहते हुए रूही चुप हो गई थी। तो वही आयांस कुछ क्षण तक एकटक उसे ही देखने के बाद एक बार फिर से उसकी कलाई को पकड़ लिया था। मुझे भूख लगी है, फिलहाल साथ में लंच करते हैं। लेकिन आयांस, रूही उस पकड़ को खुद की तरफ खींचते हुए कुछ कहना चाहा था, या फिर आयांस से वो अपनी बातों का जवाब जानना चाहती थी, जिसे देख आयांस भी अब तक एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए आगे कहा, सिस्टर, इस वक्त जो भी हो रहा है उसे बस होने दो। मैं किससे मिल रहा हूँ, क्यों मिल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं कौन हूँ, इन सवालों के जवाब जानने की बजाय बस मुझ पर इतना भरोसा रखो कि तुम्हारी मिस आयत को मेरी वजह से खरोंच भी नहीं आएगी। लेकिन वो तिवारी सही इंसान नहीं है आयांस, और ना ही किसी दूसरे की वजह से उनके ऊपर कोई मुसीबत आने दूंगा। और रही बात उस तिवारी या उसके बेटे की, तो कभी कभी पानी में उतरने के लिए मगरमच्छ की तरफ दोस्ती का हाथ ही बढ़ाना पड़ता है, आयांस ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुन रूही अब तक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आने लगी थी, जिसे देख आयांस इस बार अपनी हथेलियों को उसके गालों पर रखते हुए कहा, भाई मानती हो ना मुझे, तो फिर अपने भाई पर ही भरोसा भी नहीं है तुम्हें। लेकिन वो अविनाश मलिक, सुना है कल मिसेस कविता मलिक के साथ खुद माहेश्वरी विला आ रही हैं, अविनाश और मिस आयत के रिश्ते की बात करने। जिसे आना है उसे आने दो, तुम इस मामले में बेफिक्र रहो, कल वही होगा जो मैंने सोच रखा है, ओके, आयांस ने कहा। और इस बार रूही ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था, जिसे देख आयांस तुरंत वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहा, फिलहाल मेरे पेट में चूहों की जगह हाथी ने जंग छेड़ दी है। अगर अब थोड़ी भी देर हुई तो पूरा जंगल इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है? आयांस की बातों का जवाब में रूही ने एक बार फिर से उससे सवाल कर दिया था, लेकिन उसकी बातें पूरी हो पाती उससे पहले ही आयांस को खुद की तरफ घूरते हुए पाकर उसने आगे कहा, ठीक है मत बताओ, लेकिन इतना तो बता दो कि तुम ये याददाश्त खोने का नाटक क्यों कर रहे थे। वही एक बार फिर से आयांस उसे घूरते हुए ही लेकिन वहाँ से आगे बढ़ गया था, जिसे देख रूही ने इस बार अपने सिर को झटकते हुए खुद में ही बड़बड़ा उठी थी, आह, मेरा ये मिस्टीरियस भाई अभी कुछ बताने को तैयार नहीं, और मेरे मन में सवालों का भंडार इकट्ठा हो रहा है।
पता नहीं इनके जवाब कब मिलेंगे, और खुद भी आयांस के पीछे ही दौड़ गई थी। लेकिन इस बार रूही के चेहरे पर थोड़ी तसल्ली थी। तभी एक वाइब्रेशन के साथ उसका फ़ोन भी बज उठा था। जहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते रूही के कदम अपनी जगह पर ही अटक कर रह गए थे। यहाँ तक कि फ़ोन के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते हुए रूही ने एक नज़र आगे बढ़ते जा रहे आयांस की तरफ भी देख लिया था। लेकिन कुछ सोचते हुए उसने अपने कदम आयांस के विपरीत दिशा में मोड़ते हुए उस कॉल को रिसीव किया। गुड आफ्टरनून मिस्टर माहेश्वरी। गुड आफ्टरनून। इस वक्त कहाँ हो तुम? जिसके जवाब में फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद आयत के नानू यानी कि मिस्टर जगदीश माहेश्वरी ने कहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन रूही ने एक बार फिर से पीछे की तरफ मुड़कर देखा, जहाँ अब तक आयांस भी उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। तभी एक बार फिर से जगदीश माहेश्वरी अपनी बातों को दोहराते हुए कहा, हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस मिस्टर माहेश्वरी, आई कैन। इस वक्त कहाँ हो तुम? रूही की बातों को पूरा होने से पहले ही जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा था, उस रात तुमने कहा था कि आयत को फिर से वही अटैक आया था, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि उस रात तुम दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रही थी। इस बार जगदीश माहेश्वरी का इतना कहना था कि रूही के चेहरे पर हल्की घबराहट साफ नजर आने लगी थी, क्योंकि यह घटना उस वक्त की थी जब आयत की कार से आयांस को टक्कर लगने के बाद वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। उस वक्त रूही ने बता तो दिया था कि आयत को फिर से वही अटैक आया था, लेकिन आज जगदीश माहेश्वरी की बातों का जवाब देते हुए वह किसी सोच में पड़ चुकी थी। तभी जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा, पता चला है कि उस रात आयत की कार से किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ था। क्या अब वो ठीक है? कोई सीरियस मैटर तो नहीं हुआ था? नो मिस्टर माहेश्वरी, एवरीथिंग इज़ ओके। उससे बस हल्की सी खरोंच आई थी। इनफैक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो डिस्चार्ज भी हो गया था। रूही ने काफ़ी जल्दबाजी में कहा था, जिसे सुन जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा, उसके बाद उस शख्स का क्या हुआ? उसके बाद हमें नहीं मालूम, क्योंकि उस दिन उसका डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाने के बाद मिस आयत के साथ मैं ऑफिस चली गई थी। लेकिन मिस्टर माहेश्वरी, आप ये सब। अभी रूही ने इतना ही कहा था कि फ़ोन की दूसरी तरफ से आती एक बीप बीप की आवाज़ को सुन वह हैरान नजर आने लगी थी, क्योंकि जगदीश माहेश्वरी ने उसके कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके माथे पर अब तक घबराहट की लकीरें भी साफ उभर आई थी। शायद जगदीश माहेश्वरी ने आयांस की सच्चाई छिपाने की वजह से था। तो उधर दूसरी तरफ कॉल डिस्कनेक्ट करते ही जगदीश माहेश्वरी सामने ही खड़ी अंजना गुप्ता और उनके बगल में खड़े एक अनजान शख्स की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन बाबूजी, जवाब में अंजना गुप्ता ने अभी भी कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले जगदीश माहेश्वरी ने उनकी बातों को बीच में ही रोकते हुए खुद आगे कहा था, आनंद, तुम पर्सनली उस हॉस्पिटल में जाके पता करो कि उस रात आयत ने किस शख्स को एडमिट कराया था और अगली सुबह उस शख्स के साथ क्या हुआ। ओके सर, मैं अभी वहाँ जाकर पता करता हूँ। इतना कहते हुए वह शख्स तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया था। लेकिन उसके जाते ही अंजना गुप्ता हल्के घबराहट में ही जगदीश माहेश्वरी के पास बैठते हुए बोली, लेकिन बाबूजी, उस रात की घटना से इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हमारी आयु की कार से किसी का एक्सीडेंट हो भी गया था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है बहू, जो चीज़ तुम नहीं देख पा रही हो वो मैं देख रहा हूँ। तभी कुछ सोचते हुए जगदीश माहेश्वरी ने कहा, जहाँ इस बार अंजना गुप्ता ने नासमझी में बस अपने कंधों को उचका दिया था। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। जब से सारिका की उस वसीयत के बारे में पता चला है, तब से ऐसा लगता है कि हमारी आयु के चारों तरफ दुश्मनों ने अपना डेरा बसाना भी शुरू कर दिया है। खासकर अब जब वो पूरे 25 की होने वाली है, दुश्मन अपना दांव चलने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन है जो हमसे बदला लेने के लिए हमारी आयु को मुहरा बनाएगा? इस बार अपनी बातों को कहते हुए अंजना गुप्ता के चेहरे की घबराहट भी पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आने लगी थी। लेकिन जगदीश माहेश्वरी उनकी बातों का कोई भी जवाब देने के बजाय चुप थे, जो अंजना गुप्ता की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रहा था। बाबूजी, अगर ऐसा है तो फिर हमें आयु की सुरक्षा के बारे में जल्दी कोई कदम उठाना होगा। उसकी फिक्र मत करो बहू, कल अविनाश मलिक की माँ यहाँ आ रही हैं।
बस किसी तरह कल हमारी आयु के रोके की रस्म अच्छी से पूरी हो जाए, उसके बाद हमारी आयु भी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी, जगदीश माहेश्वरी ने कहा। जहाँ उनका इतना कहना था कि अंजना गुप्ता के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें भी छटने लगी थी, तो उधर दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठी आयत माहेश्वरी जो इस वक्त काफ़ी सीरियस नज़र आ रही थी, सामने अपने हाथों में पकड़े एक फ्रेम जिसके अंदर सारिका माहेश्वरी और दिलीप गुप्ता की तस्वीरें लगी हुई थी। उन्हें कुछ देर तक काफ़ी सख्ती से एक टक देखते हुए आयत ने कहा, मम्मा, आई नो कि आपने मलिक के साथ मेरे रिश्ते की बात करके मेरे लिए कुछ बेटर ही सोचा होगा, बट अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। इनफैक्ट अब आपकी बेटी खुद इस काबिल हो चुकी है कि वह सही और गलत के बीच फ़ैसला ले सकती है। इसलिए मम्मा, आई एम रियली सॉरी। मैं आपके फ़ैसले के अगेंस्ट जाकर अविनाश मलिक से नहीं बल्कि किसी और से शादी करने जा रही हूँ। इतना कहते हुए आयत ने एक बार अपनी उंगलियों को उस फ्रेम के ऊपर भी फेर दिया था। मम्मा, देखा जाए तो मुझे ये शादी किसी बंधन में बंधना, जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ रहना, ये सारी बातें बस एक दकियानुसी सी लगती हैं, जबकि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के आगे मैं भी मजबूर हूँ। इसलिए मजबूरन मुझे आयान से एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करना पड़ रहा है, ताकि 1 साल के बाद मैं अपनी मेहनत और उससे बनाई अपनी इस इमारत पर अपना हक जता सकूं, क्योंकि आपने तो मेरे मेहनत को पानी में बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन मैं भी आपकी ही बेटी हूँ और आपकी बेटी ने आपकी तरह ही कभी हारना भी नहीं सीखा है। अपनी बातों को कहते हुए अब तक आयत के होठों पर हल्की मुस्कान भी फैल गई थी। शाम का वक्त। मुंबई शहर के एक रॉयल ज्वेलरी शॉप को बाहर से बंद कर दिया गया था, लेकिन अंदर मौजूद सभी स्टाफ एक तरफ काफ़ी घबराए हुए से खड़े थे। तभी दूसरी तरफ से 2 स्टाफ मेंबर काफ़ी जल्दबाजी में बढ़ते हुए बोले, मलिक सर, ये डिज़ाइन देखिए, अब तक का सबसे यूनिक एंड एंटिक डिज़ाइन है और मैं ये दावा भी करता हूँ कि ये डिज़ाइन आपको पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। उन दोनों स्टाफ मेंबर का इतना कहना था कि बीच रास्ते में ही 2 लड़कों ने उसके हाथ से एक डायमंड का सेट लगभग छीनते हुए कहा, पहले इधर दिखा, जरा हम भी तो देखें कि हमारी एंटिक पीस भाभी जान के ऊपर ये एंटिक डिज़ाइन कितना फिट बैठने वाला है। जिसे सुन उन दोनों स्टाफ ने भी अपनी गर्दन बस हाँ में हिला दिया था। तो फिर सामने बैठे उन दोनों लड़कों में से एक ने कहा, अबे ये क्या दिखा रहा, तू जानता भी है कि हमारी भाभी जान कौन है? आयत माहेश्वरी, माहेश्वरी ग्रुप और हमारे भाईजान के दिल की इकलौती मालकिन है वो, इसलिए कुछ नायाब दिखा। जहाँ उस लड़के का इतना कहना था कि सामने खड़े उन दोनों स्टाफ के माथे पर भी घबराहट की लकीरें बढ़ने लगी थीं। सर, ये हमारे स्टोर की सबसे बेहतरीन डिज़ाइन है, इसके डायमंड सीधा यूरोप से इंपोर्ट बिल रेडी कराओ। जहाँ अभी उस स्टाफ ने इतना ही कहा था कि तभी उसके सामने लगभग 26 वर्ष के एक नौजवान ने खड़े होते हुए कहा और उस डायमंड के सेट के बॉक्स को बंद करते हुए वापस उस स्टाफ की तरफ भी बढ़ा दिया था, जिसे देख वो दोनों लड़के भी थोड़े हैरान होते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए थे। अविनाश भाई, ये डिज़ाइन मेरी जान के लिए इससे बेस्ट डिज़ाइन नहीं मिल सकता, उस शख्स ने यानी कि अविनाश मलिक ने कहा था और अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालते हुए उसे सुलगाना चाहा था कि तभी सामने ही उस स्टाफ ने उसे टोकते हुए कहा, सर, स्टोर के अंदर स्मोक करना मना है। अभी तुझे अपनी जान प्यारी है कि नहीं? पता भी है कि तू किसे मना कर रहा है? अविनाश मलिक के किसी काम में कोई दखल दे मतलब कि उसे सीधा अपनी जान गंवानी पड़ती है। उस स्टाफ का इतना कहना था कि तभी अविनाश के साथ खड़े उसके वो दोनों दोस्त हल्के गुस्से में चीख उठे थे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।